नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, जो कि बायोलॉजी इंटरमीडिएट में 5 नंबर का लॉन्ग में पूछता है विद स्ट्रक्चर। ठीक है, 5 नंबर दोस्तों आपको कंफर्म है, ये पूछा जाएगा 110%। ये बायोलॉजी के प्रत्येक में ईयर में पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में अवश्य आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आज जो है दोस्तों आपको 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की जो क्रिया होती है, जो लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है, वह जो है पुष्प के नर भाग में होती है। नर भाग में लघु बीजाणु जनन की क्रिया जो होती है वो पुष्प के यानी फ्लावर के मेल पार्ट में होती है, यानी कि पुष्प के नर भाग में होती है। किसमें होती है? उसको क्या बोलते हैं? परागकोश। परागकोश, ठीक है ना। अगर डिफिनेशन सबसे पहले इसकी क्या होगी? इसकी डिफिनेशन आप 2 प्रकार से लिख सकते हैं। पुष्प में पराग कणों के निर्माण होने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, पुष्प में पराग कणों के निर्माण होने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं, लघु लिख लीजिए, आप पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, आप लिखिए लघु बीजाणु जनन की क्रिया हम बताने जा रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु कोशिका का निर्माण क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं का निर्माण क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन। या फिर पुष्प में पराग कणों के निर्माण होने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार से होती है। अब देखिए किस प्रकार से बनता है लघु बीजाणु जनन, इसका प्रोसेस क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले पराग कोश में, ये देखिए पराग कोश जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से पराग कोश होता है, इस प्रकार से। ठीक है ना, इस प्रकार से पराग कोश होता है। सही से बना नहीं है परंतु आप समझ सकते हैं। तो पराग कोश को इन्होंने काटा है। तो पराग कोश को जब काटा है इन्होंने, तो देखिए इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर निकला है। ठीक है ना, जिसमें का एक स्ट्रक्चर अगर इतना काट करके आप यहाँ पर बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना, अगर इसको काट लीजिए, किसी को भी काट लीजिए, तो ये जो है इस प्रकार से आधा अगर बनाएंगे इस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले क्या होता है पराग कोश में? सबसे पहले पराग कोश में अधोस्तरी कोशिका का निर्माण होता है। किसका? अधोस्तरी कोशिका का निर्माण होता है। सर्वप्रथम पराग कोश में अधोस्तरी कोशिका का निर्माण होता है। अधोस्तरी कोशिका से प्रपस्व कोशिका बनती है। अधोस्तरी कोशिका से क्या बनता है? प्रपस्व कोशिका बनती है। फिर प्रपस्व कोशिका विभाजित होकर, यहां पर क्या होता है? विभाजन। प्रपस्व कोशिका विभाजित होकर के 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। 2 कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। समझ में आ गया? आप समझिए, ये बना हुआ है स्ट्रक्चर। इस प्रकार से आपको बनाना है, ज्यादा कुछ करना आप परीक्षा में नहीं है। सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे,
स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो सबसे पहले आपकी क्या बनी थी, प्राथमिक भित्ति कोशिका। ये क्या है, प्राथमिक भित्ति कोशिका बाहरी, सबसे पहले जो बनती है ये पूरी क्या है, प्राथमिक भित्ति कोशिका। ये प्राथमिक भित्ति कोशिका, ठीक, क्या बनी, प्राथमिक भित्ति कोशिका। उसके बाद क्या बन रही है, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। तो इसके अंदर ये देखिए, ये जो बनी है, ये लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या होगी, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। जनन कोशिका, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका, ठीक। अब इसमें स्ट्रक्चर समझिए, क्या बना, प्राथमिक भित्ति कोशिका ये हो गई, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका ये हो गई। प्राथमिक भित्ति कोशिका जो है उसके जो है दो स्तर होते हैं, बाह्य स्तर और मध्य स्तर, ठीक है ना। बाह्य स्तर जो होता है उसकी जो है 5 से 7 परतें होती हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिका का जो बाह्य स्तर होता है उसकी कितनी परतें होती हैं, 5 से 7 परत में होता है, 5 से 7 परत में। जो मध्य स्तर होता है उसकी कितनी होती है, 3 से 5, लगभग ज्यादातर करके सिर्फ 3 तक होती है, 3 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, बस 5 बहुत कम होता है, रेयर केस में देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब समझिए, प्राथमिक भित्ति कोशिका आपने समझ लिया, बारी आती है प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। ये प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका, ठीक। तो प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका जो होती है उसमें होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जब होता है, आपने पढ़ा होगा, समसूत्री विभाजन जब होता है तो जैसे कि तैसा जो है आने वाली पीढ़ी में जीव का निर्माण होता है, ठीक है ना। समसूत्री विभाजन होगा, जब समसूत्री विभाजन जब होगा, समसूत्री जब प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन होगा तब जो है बनेगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका। देखिए क्या बनेगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है ना। लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। ये जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हो गया, ठीक है। आपको हम बता दें, एक मात्र कोशिका से मात्र कोशिका जो है 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, 4। एक मात्र कोशिका जो है 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। वन मदर सेल जो है 4 डॉटर सेल का निर्माण करती है, ठीक है ना। अब जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिका का, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होगा। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब यह क्या होगा, 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है, 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। अब यही 4 पुत्री कोशिकाएं जो हैं यही क्या कहलाएंगे, लघु बीजाणु, ठीक है ना। यही क्या कहलाते हैं, लघु बीजाणु। इस प्रकार से आपके लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। आप इधर समझ लीजिए, देखिए यही है प्राथमिक, यही है ये वाली जो है लिखा हुआ है, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका का क्या हुआ, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जब हुआ तो क्या बना, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हुआ, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बना। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में फिर क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जब हुआ तो क्या बना, लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। क्या हुआ, लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ,
ठीक है ना। अब समझिए इसका अंतिम स्तर, इसका अंतिम स्तर होता है टेपिटम। बहुत इंपॉर्टेंट है टेपिटम। टेपिटम का पूछता है टेपिटम का कार्य क्या होता है, एक नंबर में पूछता है और इसमें तो आपको लिखना ही लिखना है। टेपिटम का प्रमुख कार्य ये होता है कि लघु बीजाणुओं को पोषण देता है। क्या करता है? पोषण। लघु बीजाणुओं को पोषण देता है। किसको? इनको पोषण देता है, पोषण प्रदान करता है। टेपिटम का कार्य क्या होता है? लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। ठीक है ना, समझा गया। अब समझिए स्टार्टिंग से, आप कॉपी उठाइए, कलम उठाइए और लिखना प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। अब क्या कहेंगे? पुष्प में पराग कणों के निर्माण होने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ चेंज करके आप क्या करेंगे कि पराग कोश में सबसे पहले अधोस्तरीय कोशिका का निर्माण होता है। अधोस्तरीय कोशिका से प्रपस्थ कोशिका बनती है जो विभाजित होकर के प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, ये देखिए कहेंगे कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका के दो स्तर होते हैं मुख्य रूप से, बाह्य स्तर और मध्य स्तर। बाह्य स्तर की 5 से 7 परतें होती हैं तथा मध्य स्तर की 3 से 5 परतें होती हैं। ठीक है ना। टेपिटम में उपस्थित, ठीक है ना, यानी कि फिर क्या होगा? प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में पुनः अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके पश्चात 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है ना। टेपिटम परागकोश का अंतिम स्तर होता है जो लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। ठीक है। इसके बाद में आपका एक है गुरु बीजाणु जनन। क्या है? गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन आपको जो है नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। ओके, ठीक। जय हिंद स्टूडेंट।